हेलो दोस्तों, मैं अनूर गढ़िया सेफ्टी कंसल्टेंट ट्रेनर और आपका सेफ्टी पार्टनर। और हम आए हैं टॉर्प के स्टॉल पे मिस्टर सलीम इराकी से मिलने के लिए, कंट्री सेल्स हेड ऑफ टॉर्पिडो। My name is Salim and I am from Torpedo Shoes Private Limited, Kanpur. सो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। हमें जानना है सलीम भाई, व्हाट इज एंटी स्टैटिक सेफ्टी शूज़, या एंटी स्टैटिक सेफ्टी शूज़ प्रॉपर्टी हमें शूज़ में क्यों चाहिए और क्या क्या काम आती है? Yeah, this is a very good question and very informative question which everybody should know who is from the safety industry. पहले हम ये बता दें कि what do we mean by anti-static? First we should know what is static. Static charges are the charges which is generated within the body or within the environment where we are living, that is through the friction of molecules, that is atoms, protons, electrons. Due to the friction of this, it is getting generated. And कभी कभी क्या होता है, ये कैसे हम समझ पाते हैं? आप लोगों ने कभी कभी सर्दियों के मौसम में या रेनी सीजन में, विंटर सीजन में आपने ये देखा होगा कि कभी हम जब डोर ओपन करते हैं या कभी हम चेयर को टच करते हैं, हमको एक अजीब तरीके का शॉक लगता है। हमें लगता है कि वो बिजली का एक शॉक लगा है। बेसिकली वो बिजली का इलेक्ट्रिक शॉक नहीं है, वो हमारे बॉडी का स्टैटिक चार्ज है जो हमारे बॉडी में जनरेट हुआ है। और जब वो बॉडी से डिस्पर्स नहीं हो पाता, यानी बॉडी से निकल नहीं पाता, तो वही चार्ज हमको बैक एक रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में एक झटका देता है, एक शॉक देता है। उसी को कहते हैं स्टैटिक चार्ज शॉक। तो पहले तो हमको ये समझना है कि वो इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं है, वो एक स्टैटिक शॉक है। जिसे आप मॉल वगैरह में जाते होगे तो मॉल में जब भी आप कभी रेलिंग पे हाथ लगा तो कभी तो अचानक में आपको ऐसा झटके जिससे आता है। एग्जैक्टली आपको ऐसा लगेगा कि उसमें इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, पर वो शॉक नहीं है, वो आपके बॉडी का एंटीस्टैटिक चार्ज है जो आपको लग रहा है। तो सलीम भाई, ठीक है, हमने समझ लिया कि एंटीस्टैटिक चार्ज क्या है। ये इंडस्ट्रीज में ज़्यादा होता है। इंडस्ट्री में ये क्या होता है और कैसे होता है, ये अगर आप देखें तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो मैकेनिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो पेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो फार्मा इंडस्ट्री हो, सारी इंडस्ट्री में स्टैटिक चार्जेस के चैलेंजेस होते हैं। क्यों होते हैं, मैं आपको ये भी बताता हूँ। जब भी हम कोई मैकेनिकल फिजिकल वर्क करते हैं, उस टाइम में ड्यू टू फ्रिक्शन हमारे बॉडी में एक चार्ज जनरेट होता है, और वो चार्ज इतना डेंजरस होता है जिसको अगर हम सीरियस ना लें, अगर वो चार्ज हमारे बॉडी से डिस्पर्स ना हो। अब मैं कभी कदार के चार्ज की बात, शॉक की बात नहीं कर रहा हूँ कि कभी भी कोई शॉक, मतलब स्टैटिक चार्जेस अगर बॉडी में जनरेट हो रहे हैं तो कभी, लेकिन जब हम रेगुलर, जब ये चार्जेस हमारे बॉडी में क्रिएट होने लगते हैं, बनने लगते हैं, तो उस कंडीशन में ये इफ़ेक्ट करते हैं हमारे न्यूरॉन सिस्टम पे। अब ये बॉडी से जब ये स्टैटिक चार्ज जब जनरेट होता है तो इसको हमारे बॉडी से डिस्पर्स करना चाहिए। और ये डिस्पर्शन का सबसे बेटर तरीका रेगुलर वे में क्या होता है कि हम एंटी स्टैटिक शूज़ पहने। यानी सेफ्टी शूज़ का एक सबसे प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी जो है वो एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टी है। यानी हम जब एंटी स्टैटिक शूज़ पहनते हैं तो वो करता क्या है कि जो बॉडी में जो स्टैटिक चार्ज जनरेट हो रहे हैं वो हमारे पैरों के, देखिए कभी भी चार्ज जब डिस्पर्स होता है तो वो हमारे पैरों के पंजों से ही सबसे ज़्यादा डिस्पर्स होता है, और तभी हो सकता है। तो उसके डिस्पर्शन के लिए जब हमारा पैर किससे टच में रहता है, हमारे फुटवेयर से। तो अगर हम एंटी स्टैटिक शूज़ पहनेंगे, एंटी स्टैटिक शूज़, तो वो चार्ज जैसे ही बॉडी में जनरेट होके पैरों में आया तो सोल के जरिए से वो बाहर डिस्पर्स हो गया। उसके लिए हमें जूता एंटी स्टैटिक बनाना पड़ता है। एंटी स्टैटिक सेफ्टी शूज़ बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहला चीज़ कि जो इंसोल होता है वो हमें एंटी स्टैटिक इंसोल यूज़ करना पड़ता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रोबलिंग। जब हम स्ट्रोबलिंग करते हैं, अपर को इंसोल से जब अटैच करते हैं, तो सबसे पहले हम एंटी स्टैटिक इंसोल का यूज़ करते हैं। आप देखिए ये शूज़ के अंदर एक ग्रे कलर का आप इंसोल देख रहे होंगे, ग्रे कलर का। ये बेसिकली एंटी स्टैटिक इंसोल है।
एंटी स्टैटिक इंसोल से हम अपर की सिलाई करते हैं, जिस प्रोसेस को हम स्ट्रोबलिंग करते हैं। तो एंटी स्टैटिक इंसोल हमने यूज़ किया। उसके बाद इंजेक्शन करते समय, सोलिंग जिसको हम कहते हैं, सोलिंग करते समय जो पीयू हम इस्तेमाल करते हैं, उस पीयू में एंटी स्टैटिक एजेंट्स को ऐड किया जाता है। अब वो कितना ऐड करना पड़ता है, ये केमिकल इंजीनियर जो आपका पीयू सिस्टम जो आपके यहाँ सेट कर रहा है, वो खुद आकर के आपको बताएगा कि इतने किलो में इतना केमिकल मतलब एंटी स्टैटिक एजेंट ऐड करिए कि वो आपके जूते को एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टी प्रॉपर दे सके। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, उसको बताने से पहले हाँ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि सबसे पहले क्या था, इंसोल एंटी स्टैटिक होना चाहिए, उसके बाद सोल एंटी स्टैटिक होनी चाहिए, और तीसरा बात जो इनसॉक्स, क्योंकि जूते के अंदर जो हम इनसॉक्स, जिसको कुछ लोग इंसोल भी कहते हैं, जबकि इंसोल अंदर वाले को कहते हैं जो अपर से अटैच होता है, उसको इंसोल कहते हैं, और इसको इनसॉक्स कहते हैं, जिसको हम अपनी देसी भाषा में पैतावा भी कहते हैं, जो जूते के अंदर डाला जाता है कुशनिंग के लिए। तो वो इन सॉक्स को भी आपको एंटी स्टैटिक बनाना पड़ता है, और वो एंटी स्टैटिक के लिए आपको एंटी स्टैटिक की सिलाई करनी पड़ती है। अब कुछ लोग जिगजैग सिलाई भी करते हैं, कुछ लोग कंप्लीट सिलाई भी करते हैं, और कुछ लोग ऊपर के लेवल पे। लेकिन जो मैक्सिमम यूरोपियंस या जो अच्छे ब्रांड्स हैं जो एंटी स्टैटिक सिलाई करते हैं अपने जूते में, अपने इन सॉक्स में, वो ऊपर के लेवल पे करते हैं, क्योंकि बेसिकली जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्टैटिक चार्ज डिस्पर्शन होता है वो आपके पैर के पंजों से ही ज़्यादा होता है। तो आपने इन सॉक्स को भी एंटी स्टैटिक बना दिया। अब ये सिलाई किससे होती है, ये भी एक जानने की बात है। ये जो सिलाई होती है ये नॉर्मल धागे से नहीं होती है, वो एंटी स्टैटिक धागे से ही इसकी सिलाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप एंटी स्टैटिक धागे से आपके इन सॉक्स को सिलाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपके इन सॉक्स को एंटी स्टैटिक बना देगा। और जब स्ट्रोबलिंग आप करते हैं, यानी जब इंसोल अपर में अटैच करते हैं, तो उसको भी एंटी स्टैटिक धागे से आपको स्टिच करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने एक जूते को कंप्लीट एंटी स्टैटिक बना दिया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट समझने की बात है कि एंटी स्टैटिक की रीडिंग क्या होनी चाहिए। एंटी स्टैटिक की रीडिंग क्या होती है? एक एंटी स्टैटिक जूते की रीडिंग एज पर स्टैंडर्ड IS 15298 पार्ट 2 2016 या EN 20345 स्टैंडर्ड के हिसाब से ए शू इज considered to be an anti-static if the reading of anti-static is coming, static charge dispersion is coming in between 100 kilo ohm to 1000 mega ohms. I repeat, 100 kilo ohm से 1000 mega ohms के बीच की रीडिंग एंटी स्टैटिक में कंसिडर की जाती है। स्टैटिक चार्जेस का जो यूनिट होता है वो ओम्स होता है। जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो बिजली का शॉक नहीं है। बिजली के जो शॉक होता है, इलेक्ट्रिक शॉक जो कैलकुलेट किया जाता है, जो कंसिडर किया जाता है, वो वोल्ट या एम्पियर में किया जाता है। लेकिन जो स्टैटिक चार्ज को जो कैलकुलेट किया जाता है, जो उसकी यूनिट होती है, वो ओम्स में होती है। अब अगर आपने बेसिक +2 तक का फिजिक्स पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि ओम्स किसे कहते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटी स्टैटिक की रीडिंग, जैसा कि मैंने बताया, 100 किलो ओम से 1000 मेगा ओम्स के बीच की होनी चाहिए। बट ए गुड एंटी स्टैटिक शूज इज कंसिडर्ड इफ द रीडिंग ऑफ एंटी स्टैटिक जो रीडिंग है, जो एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टी की जो रीडिंग है, इट शुड कम विद इन 500 मेगा ओम्स। 500 मेगा ओम्स के नीचे की अगर रीडिंग आ रही है, सो इट इज कंसिडर्ड टू बी द गुड एंटी स्टैटिक शूज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 500 मेगा ओम्स के नीचे की रीडिंग को हम बेटर मानते हैं। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 600-700 मेगा ओम्स की रीडिंग का जूता अगर आ रहा है तो वो नॉन एंटी स्टैटिक है, वो भी एंटी स्टैटिक है। लेकिन इट इज़ ऑल, जितना कि आप वैल्यू ऊपर जाते हैं वो उतना वीक एंटी स्टैटिक में कन्वर्ट होता जाता है। तो
फार्मा इंडस्ट्री हो गई, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, वहाँ पे गुड एंटी स्टैटिक शूज़ की ही ज़रूरत होती है, जिसका रीडिंग 500 के नीचे होना चाहिए। जैसे जैसे रीडिंग ऊपर बढ़ती जाती है, एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टी कम होती जाती है और जूते का इंसुलेशन पावर बढ़ता जाता है, यानी वो एंटी स्टैटिक से नॉन एंटी स्टैटिक शूज़ में कन्वर्ट होता जाता है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और इस चीज़ को मैं को रिलेट कर सकता हूँ आपके जूते की वारंटी से। देखिए सर, आप सबको डियर व्यूअर्स एक चीज़ आप समझिए कि एक जूते को कहा गया है कि 1 साल में बदल लेना चाहिए। क्यों कहा गया है कि एक जूते की लाइफ 1 साल से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं होती, सेफ्टी शूज़ को 1 साल से ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए, बदल देना चाहिए। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वारंटी एंड गारंटी ऑफ द सोल डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द वियर एंड टीयर ऑफ द सोल। वियर और टीयर के सोल की प्रॉपर्टीज़ पे सिर्फ डिपेंड नहीं करता। अगर आपका सोल अच्छा भी है, अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको ये भी टाइम टू टाइम चेक करना है कि उसका एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टी डिटोरिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि एज पर द यूजेस, जैसे जैसे आप यूज़ करते हैं जूते का, जैसे वियर एंड टियर रेगुलर में आता रहता है, जूते का एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टी डिटोरिएट होता रहता है। तो अगर जूता एक अच्छे कंडीशन में भी है विजुअल वाइज, फिजिकल वाइज, लेकिन सिर्फ फिजिकल वाइज अच्छा होना इज़ नॉट ओनली द क्राइटेरिया फॉर नॉट चेंजिंग द शूज़। अलॉन्ग विद दैट यू हैव अदर क्राइटेरिया लाइक anti-static property. Hope I am able to clarify your doubt, Mr. Anur, and thank you very much. मीन्स सलीम भाई, ये समझ में आया कि जो एंटी स्टैटिक चार्ज है वो एक क्रोनिक डिसऑर्डर है कि थोड़ा थोड़ा आपके बॉडी के सेल्स को मारता रहेगा। Exactly. जो बॉडी के दूसरे सेल्स है तो वो बहुत जगह के रीजनरेट हो जाते हैं, पर थोड़े सेंसिटिव सेल्स है जो ब्रेन्स वगैरह में होते हैं वो जल्दी रीजनरेट नहीं होते हैं। Exactly. एंड वो जाके आपको ओल्डर एज में भी इश्यूज दे सकते हैं, जैसे पैरालिसिस हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया एंड ऑल। सो तभी आपको नहीं पता चलेगा कि भाई ये इसकी वजह से हुआ है, पर वो धीरे धीरे एडअप होके वो चीज़ एक्यूमुलेट होगा। Exactly. एंड ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टी है वो अपना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट है। यस मिस्टर अलनूर, ये चीज़ मैं प्लीज़ अपने व्यूअर्स को क्लियर करना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द शूज़ इज़ ऑफ 4 टाइप्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द शू इज़ ऑफ 4 टाइप्स। नंबर 1, इंसुलेटेड शूज़, वो भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में आता है। एंटी स्टैटिक, वो भी इलेक्ट्रिकल ही प्रॉपर्टी में आता है। ESD शूज़, वो भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में आता है। कंडक्टिव शूज़, वो भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में ही आता है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मतलब ये नहीं होता है कि जो शॉक रेजिस्टेंस हो, यानी बिजली के झटकों से बचा है, 15 किलोवोल्ट, 18 किलोवोल्ट, सिर्फ वो नहीं होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ये चारों प्रॉपर्टी, अब किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत, अंडर विच सर्कमस्टेंसेस, अंडर विच टेस्ट यू आर टेस्टिंग द शूज़, और किस रीडिंग में वो शूज़ आपका आ रहा है, दैट क्लैरिफाइज कि ये जूता इंसुलेटेड है, एंटी स्टैटिक है कि ESD है। ओके, सो अगर मैं शॉर्ट में इस कुछ चीज़ को कंप्लीट करना चाहूँ तो एंटी स्टैटिक सेफ्टी शूज़ आज का नीड है हर जगह पे। आप मैकेनिकल पार्ट से यूज़ कर रहे हो, केमिकल वगैरह से हम लोग थोड़ा क्लीनिंग कर रहे हैं या दूसरा कुछ ना कुछ केमिकल का यूजेज कर रहे हैं, तो एंटी स्टैटिक शूज़ शुड बी देयर। अगर आप इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हो और लाइव इलेक्ट्रिकेट कॉन्टैक्ट में आने के चांसेस है तो यू गो फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शूज़। Exactly. Otherwise- insulated shoes. We say as insulated shoes. That is the best terminology. हाँ, इंसुलेटेड शूज़, जिसका हमने एक पहले एक वीडियो बनाया है, उसकी प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। एंड अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्ट यूजेज नहीं है और मैकेनिकल यूजेज है आपका, तो आप एंटी स्टैटिक शूज़ यूज़ करिए। जैसे आप अगर पेट्रोल पंप पे भी काम करते हो तो आपको एंटी स्टैटिक शूज़ चाहिए, बिकॉज यहाँ पे स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है। अच्छा सलीम भाई, तो मैं क्या ये समझूँ कि जितने भी सेफ्टी शूज़ आते हैं मार्केट में अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शूज़, वो सारे एंटी स्टैटिक होते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है अलनूर साहब आपने। ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सेफ्टी शूज़ मार्केट में अवेलेबल हैं वो सब के सब एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टी के साथ होंगे। मार्केट में सबसे पहले तो ये समझने की चीज़ है कि एज़ पर IS 15298 पार्ट 2
standard, anti-static is the additional requirement. Anti-static property is the additional requirement. मतलब BIS के बेसिक टेस्ट में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के सेफ्टी शूज़ के बेसिक टेस्ट में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द शूज़ नहीं आता. एंड जो भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द शूज़ है वो एडिशनल रिक्वायरमेंट में आता है. जैसे कि जब आप अपने जूते को टेस्ट करने के लिए एज़ पर IS 15298 पार्ट 2 अगर किसी BIS अप्रूव लैब में भेजते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द शूज़ का टेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, यानी वो उनके बेसिक टेस्ट में इंक्लूड नहीं है. आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से एज ए एडिशनल टेस्ट बोल करके बताना पड़ता है BIS या FDDI फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को कि मुझे अपने जूते में एडिशनल टेस्ट में एंटी स्टैटिक टेस्ट भी करवाना है. तब वो एंटी स्टैटिक टेस्ट एज़ पर BIS, ऐसा नहीं है कि BIS के बेसिक टेस्ट में वो नहीं है तो BIS का स्टैंडर्ड ही नहीं है. नहीं, BIS का उसमें भी स्टैंडर्ड है. एज़ पर IS स्टैंडर्ड एंटी स्टैटिक का भी स्टैंडर्ड है, ESD का भी स्टैंडर्ड है. लेकिन बेसिक टेस्ट के लिए कभी भी मतलब जूते का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी टेस्ट नहीं होता, वो हमें लिख करके देना पड़ता है. लेकिन चूंकि ये नीड ऑफ आवर है तो ये एडिशनल टेस्ट अगर जूते में करवा के रखा जाए और ये प्रॉपर्टी ऐड करवाई जाए तो बेहतर है. जैसे कि मैं टॉर्पेडो शूज़ से हूँ, मैंने बताया टीटॉर ब्रांड से. हमारे सारे के सारे शूज़ बाय डिफ़ॉल्ट एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टी के साथ ही आते हैं. वी हैव वन मॉडल फॉर ESD, वी हैव वन मॉडल फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, and apart from these two models, our all models are and with anti-static property. So viewers, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो, जो कि केमिकल इंडस्ट्री हो, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो, आपका फूड इंडस्ट्री हो, आपका केमिकल इंडस्ट्री हो, आपका मैकेनिकल इंडस्ट्री हो, हेवी मशीनरी इंडस्ट्री हो, मैक्सिमम जितनी भी माइनिंग इंडस्ट्री हो, ये सब जगह आपको एंटी स्टैटिक के चैलेंजेस आएंगे और आप एंटी स्टैटिक के शूज़ ही वहाँ रिकमेंड करिए भी और पहनिए भी. और इफ़ पॉसिबल आप एक बार टॉर्क का कोई भी मॉडल ज़रूर लेकर के देखिए, उसको टेस्ट करिए. थैंक यू. अगर मैं कंक्लूड करूं तो एक तो बात यह है कि स्टैटिक चार्ज जो है वो एक स्लो पॉइजन जैसा है जो आपको धीरे धीरे मार रहा है. तो जब भी आप सेफ्टी शूज़ परचेज़ करिए तो उसको बोलिए कि हमको एंटी स्टैटिक सेफ्टी शूज़ चाहिए, उसका हमको सर्टिफिकेट चाहिए. या अगर आप वो नहीं मेंशन करते हो तो शायद सेलर आपको रेगुलर सेफ्टी शूज़ दे देगा विदाउट एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टी. और अगर आप टॉर्क का परचेज़ कर रहे हो तो जैसे सलीम भाई ने बताया और एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टी के साथ ही है. चलो, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फ्रेंड्स. जय हिंद.